बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने जब उसकी हालत देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही काबिल रहम थी और मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए और मैंने अपनी नजरें उससे हटा ली और मेरे में इतनी सख्त ना थी कि मैं उसके करीब जा सकूं और उस पर हुए जुल्म को देख सकूं। अभी मैं सारी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था कि एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम में दाखिल हुआ और उसने पहले स्ट्रेचर पर लेटे हुए वजूद को देखा और उसके बाद उसके चेहरे पर घबराहट तारी हो गई और उसके बाद उसने मुझे इमरजेंसी रूम से बाहर चले जाने को कहा। तो मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि वो मुझे बाहर जाने का क्यों कह रहा है, हालांकि उसे इस काम में मेरी मदद की जरूरत पेश आने वाली है। तो फिर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा कि तुमने उसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करना, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। मैं उसकी बात सुनते ही इमरजेंसी रूम से बाहर निकल आया। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं बचपन ही से ज़हीन था और हम दो ही भाई थे। मेरे वालिदैन का बचपन से ख्वाब था कि उनके बच्चे आला तालीमी याफ्ता हों, इसलिए उन्होंने शुरू से ही हमारे दिमाग में ये बात डाली हुई थी कि पढ़ लिख कर जो तुम लोगों का दिल चाहे वो बनना। मेरे वालिदैन भी डॉक्टर थे तो हम दोनों भाइयों का भी इन्हीं की तरह डॉक्टर बनने का इरादा था, इसलिए मैंने बचपन ही से अपने लिए डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था और इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि मेरी FSC में बहुत अच्छे नंबर आ गए और मैं मेडिकल के टेस्ट में भी पास हो गया और इस तरह मेरा मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो गया और मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही, क्योंकि मैं अपना ख्वाब पूरा करने के बहुत ही करीब था। लेकिन उसके लिए मुझे मजीद मेहनत दरकार थी और मेरे वालिदैन ने मुझे ढेरों दुआएं दी और इस तरह मैं अपने ख्वाब की तकमील के लिए सर तोड़ कोशिश करने लगा। नई जगह, नए माहौल में खुद को एडजस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसके लिए मुझे काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था। जिस क्लास में जहां मैं पढ़ता था उसी क्लास में एक लड़की थी जो बहुत ही अलग थलग बैठी रहती थी, ना ही किसी से कोई बातचीत करती। मैंने उसे हमेशा किताबों में ही सर झुकाए देखा। उसके बारे में एक अच्छी बात लगी, वो ये थी कि वो अपने सर को हमेशा डांप कर रखती, सर को कभी भी स्कार्फ से बगैर न रखा। शायद यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ मुतवज्जो होता जा रहा था। लेकिन जब भी कोई उस्ताद उससे किसी चीज के बारे में सवाल पूछते तो वो फौरन ही जवाब देती और मैं भी उसकी जहानत का मोतरिफ हो गया। एक दिन क्लास में लेक्चर खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे, वो भी उनके दरमियान थी कि एकदम से किसी ने उसके सर से स्कार्फ खींचा और इतनी देर में उसके मुंह से चीख बरामद हुई और मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो उसके सर से उसका स्कार्फ उतरा हुआ था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे उसकी आंखों में आंसू देखकर ऐसा महसूस हुआ कि ये आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। मैं अपने दिल की कैफियत समझ नहीं पा रहा था कि मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसका स्कार्फ जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने उसको स्कार्फ जमीन से पकड़ा और उसके सर पर रख दिया और उसने शुक्रिया भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और इन नजरों में ऐसा कुछ था कि मैं इन नजरों का दीवाना हो गया और मैं पलक चिपकाए बगैर उसकी तरफ ही देखता रहा कि उसने अपनी कांपती हुई आवाज में मुझे शुक्रिया अदा किया। तो मैं एकदम से होश में आया। मैंने आज उसको निगाह भरकर देखा था। जैसे वो खूबसूरत थी वैसे ही उसकी आवाज उसी की तरह खूबसूरत और दिलकश थी। मैंने उससे पूछा कि आप ठीक है? तो उसने सर हिलाकर इस बात का जवाब दिया, लेकिन उसका जिस्म कांप रहा था और मैंने उसे कहा कि आप इधर एक तरफ बेंच पर बैठ जाएं। मैंने उसे पानी की बोतल दी और उसने थोड़ा सा पानी पिया और मैं उसके पास तब तक खड़ा रहा जब तक वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून न हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने अपना बैग और किताबें उठाई और चलने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि आप ठीक हैं? तो उसने हल्की आवाज में जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह वो एक तरफ चल दी और मैं उसकी तरफ तब तक देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल न हुई। इसी तरह दिन गुजरते रहे और मैं भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने एक दो लफ्जों के अलावा किसी बात का जवाब न दिया। लेकिन उस दिन के वाकये के बाद मैं जब भी वो क्लास में होती या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी होती तो मैं उसके आस पास रहता था कि वो मेरी नजरों के सामने रहे। मैं बिला इरादा उसकी हिफाजत करता था। लेकिन एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते हुए मैंने देखा कि वो लड़की अनीसा किसी गाड़ी में बैठ रही है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर साहब की थी जो अक्सर लेक्चर देने के लिए यूनिवर्सिटी आया करते थे। मैं हैरान हुआ कि वो इस गाड़ी में क्यों बैठ रही है। मैं भी बा इरादा उस गाड़ी का पीछा करने लगा
और गाड़ी डॉक्टर के घर के गेट के सामने रुकी और अनीसा उस गाड़ी से उतरती हुई उस घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं हैरान हुआ कि वो डॉक्टर के घर में क्या कर रही है। हो सकता है उनके आपस में कोई रिश्ता हो, क्योंकि कोई तालिबे इल्म अपने उस्ताद के घर ऐसे कैसे आ सकता है। तो मैंने चौकीदार से उसके बारे में सवाल पूछा, लेकिन मैं सवाल पूछते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने हिम्मत करते हुए उससे पूछा कि ये जो अभी गए हैं वो आपस में क्या लगते हैं। उसने कहा कि ये दोनों बाप बेटी हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा मुंह हैरत से खुल गया, क्योंकि आज तक मैंने इन दोनों को आपस में बातचीत करते हुए हरगिज न देखा था। अभी मैं बात करके वापस जाने ही लगा था कि वही डॉक्टर अपने गेट से बाहर निकला, तो मैं शर्मिंदगी से सर झुका लिया कि वो क्या सोचते होंगे कि मैं उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ गया। तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे अपने घर आने की दावत दी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं इधर अपने किसी दोस्त से मिलने आया था और ये झूठ मेरे मुंह से खुद ब खुद ही अदा हो गया। लेकिन दिल में मुझे इस बात पर शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। लेकिन डॉक्टर जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए और मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं हैरानगी से उनके घर को देख रहा था कि ये आज क्या होने जा रहा है। शायद वो मुझे इस बात पर डांटे, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोबारा आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा उस दिन की बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ जिस दिन तुमने मेरी बेटी को भरे मजमे में उसकी हिफाजत की थी और उसके पर्दे का ख्याल रखा और उसे बेआबरू होने से बचा लिया। मैंने डॉक्टर को शुक्रिया अदा करते हुए देखा तो मैंने उनसे कहा कि आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी की जगह कोई और भी लड़की होती तो मैं उसके साथ ऐसा ही सलूक करता। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके और इसके रिश्ते के बारे में मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे और मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में जाने और इसे खास अहमियत दे। मैं इसे एक तालिबे इल्म के तौर पर ही तालीम दिलवाना चाहता था। मैंने जब डॉक्टर की बात सुनी तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर के बाद मैं उनसे इजाजत ली तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे नेक, शरीफ और ज़हीन लगते हो। अब तो हमारी अक्सर मुलाकात होती रहेगी। मैं कुछ देर बैठकर वहाँ से आ गया, लेकिन मेरे जहन में अनीसा का ही चेहरा घूमता रहा। मैं अपने दिल की बदलती हुई कैफियत से परेशान हो रहा था कि अभी तो मैंने अपने लिए बहुत से ख्वाब देखे थे जो मैंने पूरा करना था, जिसके लिए उनको पूरा करने के लिए अभी मैं अपनी अमली जिंदगी में कदम नहीं रखना चाहता था। लेकिन मेरे दिल में बदलते हुए जज्बात मुझे अपनी अमली जिंदगी में कदम रखने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन फिलहाल मैंने अपने आप को अपनी डिग्री हासिल करने तक रोका रखा। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मैंने MBBS के 5 साल मुकम्मल कर लिए और अब किसी हद तक अनीसा और मेरे दरमियान बातचीत होना शुरू हो चुकी थी। अब भी वो अक्सर ज्यादा बात करने में हिचकिचाती रहती, लेकिन पहले से ज्यादा उसके रवैये में फर्क आ चुका था। मैं भी अक्सर अनीसा के वालिद डॉक्टर से मिलने उनके घर चला जाता। अनीसा और उसकी फैमिली किसी गांव से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके वालिद डॉक्टर साहब अपनी नौकरी और बच्चों की तालीम के लिए शहर आए हुए थे और उनके घर में भी जो मुलाजमीन थे वो उनके गाँव से ही ताल्लुक रखते थे। अनीसा के घर में एक 13 साल की मासूम बच्ची घूम रही थी, तो मैं हैरान हुआ कि ये अनीसा की छोटी बहन होगी, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मासूम दिखाई दे रही थी। मैंने अनीसा से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये हमारे घर में मुलाजमा है और उसकी ये बेटी है, ये हमारे घर में ही रहती है। अनीसा का उसके साथ रवैया बिल्कुल भी मुलाजमीन जैसा नहीं था, बल्कि वो उसके खाने पीने का और उसकी पढ़ाई के बारे में उससे पूछ रही थी। मैंने उससे उस बच्ची का नाम पूछा तो उसने अपना नाम नूर बताया। मुझे उसका नाम उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक लगा। मैं जब भी अनीसा के घर जाता तो नूर के लिए कुछ न कुछ खाने को ले जाता, कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट वगैरह। तो चीजें देखकर बहुत खुश होती और वो मुझे हमेशा भाई कहकर पुकारती, क्योंकि शुरू से ही हमारी भी कोई बहन नहीं थी, तो मुझे उसका खुद को भाई कहलाना बहुत ही अच्छा लगता। इस तरह मेरी और अनीसा के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, लेकिन वो अभी भी मुझसे एक हद के लिए फासला रखती थी। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कैफियत बदल गई थी। मैंने अपने दिल में मुकम्मल इरादा कर लिया कि जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई से फारिग होगा तो मैं अपने घर वालों से अनीसा के बारे में बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं अनीसा से उसकी मर्जी पूछना चाहता था, इसलिए 1-2 दफा मैंने उसकी मर्जी जानने की कोशिश की, लेकिन अनीसा ने झिझक में मुझे कोई खास जवाब न दिया। बस ये कहती कि अभी मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ और वैसे भी इस बात का फैसला हमारे घर के और खानदान के बड़े लोग करते हैं, हमें उनके मुतालिक सोचने के लिए इजाजत नहीं है। मैंने जब अनीसा की बात सुनी तो ये मुझे बात
बहुत अजीब लगी कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी सोच कितनी दकियानूसी और पुरानी तर्ज की है। मैंने मजीद इस बात पर बहस करना मुनासिब न समझा। मैंने सोचा कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अब जब भी मैं अनीसा के घर जाता तो मुलाजमा की बेटी नूर मेरे कम ही सामने आती। मैंने एक दो दफा अनीसा से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि अब वो कुरान पाक हिफ्ज कर रही है, इसलिए उसकी माँ और बाप ने उसे किसी गैर के सामने आने से मना कर दिया है। मैंने अनीसा से कहा मैं तो उसके भाई की तरह हूँ, फिर वो मेरे सामने क्यों आने पर झिझक रही है? तो उसने कहा कि आप उसके सगे भाई तो नहीं, इसलिए मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मैंने और अनीसा ने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली और इस तरह हमारी हाउस जॉब भी शुरू हो गई। परेशानी तो मुझे तब हुई जब अनीसा ने हाउस जॉब करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले 2-3 दिन तो मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो अपने ही अस्पताल ड्यूटी पर ना पहुंची तो मैंने उसके बारे में मालूम करने के लिए उसके वालिद डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि बस उसका शौक था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन हमारे खानदान में लड़कियों को जॉब करने का कोई रवाज नहीं। तो मैंने बहुत हैरानगी से डॉक्टर साहब की तरफ देखा। उनसे मैं मजीद बहस ना कर सका और उनके कमरे में वापस आ गया। लेकिन अनीसा के हाउस जॉब ना करने की परेशानी मेरे सर पर ही सवार रही और आज मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि आज घर जाकर मैं अपने माँ बाप से अनीसा के बारे में जरूर बात करूंगा। और जब मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी माँ और बाप से कहा कि मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, कभी भी मुझे ऐसी बात करने की जरूरत पेश नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने माँ बाप को अनीसा के बारे में बताना शुरू किया तो दोनों की तरफ से खामोशी हो गई। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था ताकि कहीं उनको मेरा बात करना बुरा तो नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि हमें खुशी हुई है कि तुमने अपनी जिंदगी के लिए किसी को पसंद किया है, लेकिन बेटा फिलहाल तुम अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दो और उस काम के लिए 2-3 साल रुक जाओ। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मेरा भी यही इरादा था, लेकिन मुझे डर है कि अनीसा के घर वाले कहीं उसका रिश्ता पक्का न कर दे, क्योंकि उन्होंने उसे मजीद नौकरी करने से रोक दिया है। मेरे वालिदैन ने जब बात सुनी तो मेरी माँ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुम्हारा उस घर रिश्ता लेकर जाते हैं ताकि मजीद इस चीज का डर खत्म हो जाए। मैंने जब अपने वालिदैन की बात सुनी तो मैंने खुशी से फूले न समाया। मैं बेइख्तियार होकर अपने बाप के गले लग गया। मेरे माँ बाप ने जब मेरे चेहरे पर खुशी देखी तो वो बहुत खुश हुए। इस तरह अगले ही दिन मेरे वालिदैन मेरे रिश्ते के लिए अनीसा के घर चले गए। मैं घर पर ही मौजूद रहा, लेकिन बार बार मेरा दिल धड़क रहा था कि पता नहीं अनीसा के वालिदैन का क्या रद्द अमल होगा। और उधर मेरे वालिदैन उनके घर गए तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया और वो एकदम से हैरान हुए कि अचानक इस तरह किसी अनजाने का उनके घर में आना उनके लिए हैरानगी का बाइस बना। लेकिन उन्होंने अपने घर भी मेहमानों को रस्मन बिठाया और उन्हें चाय पानी का पूछा और थोड़ी देर के बाद उन्हें उनके आने का मकसद पूछा तो मेरे वालिदैन ने अपने आने का मकसद बयान किया। तो एकदम से अनीसा के वालिदैन चुप कर गए, मगर अनीसा के वालिद डॉक्टर साहब बोले कि हम खानदान से बाहर किसी भी बच्चे या बच्ची का रिश्ता नहीं करते, इसलिए मैं आपके आने का खैर मुकद्दम करता हूँ, लेकिन जिस सिलसिले में आप आए हैं मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन ने उन्हें इस बात पर राजी करने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर राजी ना हुए। मेरे वालिदैन मायूस होकर लौट आए। जब मैंने उनके चेहरे पर उदासी देखी तो मैंने उनके खामोशी से ही अंदाजा लगा लिया कि उन्हें कैसा जवाब मिला होगा। इस तरह मैं मजीद उदास हो गया। मेरे दिल पर अफसुर्दगी तारी हो गई। मेरे पास अनीसा का कोई भी राब्ता या फोन नंबर ना था कि मैं उससे राब्ता करके उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता। लेकिन अगर मैं उससे राब्ता कर भी लेता तो कौन सा उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मेरे हाँ में हाँ मिला देनी थी। वो तो पहले ही मुझसे एक फासला रखती थी। शायद उसे अपने घर वालों का ये आने वाला वक्त का इल्म था, इसलिए उसने अपने आप को रोके रखा। लेकिन मैं उसकी आंखों में भी अपने लिए पसंदीदगी देख चुका था। फिलहाल मैंने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया और अपनी हाउस जॉब पर तवज्जो दी। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी कॉल ड्यूटी में बुरी तरह मसरूफ हो चुका था। 30 घंटों की कॉल ड्यूटियों ने मुझे किसी भी चीज का होश न रहा और मैंने ये खुद को मसरूफ करने का अच्छा जरिया ढूंढ लिया था। इसके बाद अनीसा के वालिद डॉक्टर साहब से मेरी इस मौजू पर कोई बात ना हुई, बल्कि मैं उनसे ऐसे मिलता जिस तरह पहले मिलता था। उन्होंने भी इस बारे में मुझसे कोई बात ना की। एक दिन रात के वक्त अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था कि अचानक से एक शोर बरपा हुआ और किसी को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी रूम में लाया जा रहा था और मैं भी बिल्कुल तैयार हो गया कि जो भी होगा उसका फौरी इलाज कर सकूं। लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर मेरे पास आकर रुका, उस पर लेटे हुए वजूद को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा हाथ कपकपाना शुरू हो गए और लेटे हुए वजूद पर हुए जुल्म को देखते हुए मेरी आंखें भर आईं।
मेरे में इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैं उसके करीब हो सकूं और उसका इलाज कर सकूं, क्योंकि स्ट्रेचर पर लेटा हुआ वजूद अनीसा के घर में काम करने वाली मुलाजमा की बेटी नूर का था, जो मुझे भाई कहकर पुकारती थी और वो हाफिज़ कुरान थी। उसको ऐसा देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे खूब मारा है, क्योंकि उसके चेहरे पर जुल्म के निशान थे और उसके चेहरे पर नील भी पड़े हुए थे। और न जाने उसके जिस्म पर इस तरह के कितने निशान होंगे। इतनी देर में शोर उठा कि ये लड़की मर चुकी है और ये उसकी डेड बॉडी है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाया गया है। जब मेरे कानों में ये आवाज पड़ी तो मैं एकदम से लड़खड़ा गया कि इस मासूम पर इतना जुल्म किसने किया है। उसकी सांसें ही उससे छीन ली गई थी। इतनी देर में डॉक्टर साहब अनीसा के वालिद इमरजेंसी में दाखिल हुए। जब उन्होंने ऐसा देखा तो उसके चेहरे पर भी घबराहट वाजिया नजर आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इमरजेंसी से बाहर चले जाओ और इस बात का जिक्र किसी से मत करना, मैं खुद ही संभाल लूंगा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम करने के लिए उन्हें मेरी मदद की जरूरत पेश आने वाली थी। लेकिन उन्होंने मुझे न रुकने दिया और कमरे से बाहर निकाल दिया। इस तरह मैं बाहर आया और मेरे जहन पर नूर की मासूमाना बातें घूमना शुरू हो गई कि किस तरह वो मेरी चॉकलेट और दिए हुए तोहफों पर खुश हुआ करती थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम घर वापस चले जाओ। मुझे भी यहाँ से वापस चले जाना ही ठीक लगा। इस तरह मैं उधर अस्पताल से निकल आया और अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन मेरे जहन में मुख्तलिफ बातें घूम रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उस लड़की नूर के साथ क्या हुआ था और मैं 2 दिन तक इसी सदमे की वजह से अपनी ड्यूटी पर ना जा सका। 2 दिन के बाद मैंने अस्पताल जाने का इरादा किया, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से ना किया था। इस तरह मैंने दोबारा से अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दी। कई दफा मैंने सोचा कि मैं अनीसा से मिलने उसके घर जाता हूँ ताकि इसे सारे हालात के बारे में मालूम कर सकूं। लेकिन फिर डॉक्टर साहब से डर जाता कि उन्होंने मुझे कहा था कि उसका जिक्र किसी से ना करना। इस तरह मैंने इस मामले में खामोशी इख्तियार की और वक्त गुजरता रहा। एक दिन मैं अस्पताल में आया तो डॉक्टर साहब अस्पताल में मौजूद ना थे और किसी मरीज की रिपोर्ट पर उनके दस्तखत जरूरी थे। तो मैंने उनके दस्तखत लेने के लिए उनको बिन बताए उनके घर चला आया। उनके घर जाते हुए मेरा दिल धड़क रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके घर जाऊं और मुझे अनीसा नजर आ जाए ताकि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए। जैसे ही मैं उनके घर दाखिल हुआ तो मुझे किसी की तिलावत की आवाज आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि ये किसकी आवाज है। जैसे जैसे मैं घर दाखिल हो रहा था घर में कोई भी मौजूद ना था, लेकिन तिलावत की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं तिलावत की आवाज की सिमत का तयन करते हुए उस कमरे की तरफ आया जहाँ से तिलावत की आवाज आ रही थी। मैं दाएं बाएं देखते हुए कि कोई मुझे देख ना ले, मैं छुपकर कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में कोई भी सामान मौजूद ना था। सिर्फ कमरे के वस्त में लकड़ी का एक ताबूत पड़ा हुआ था और उस लकड़ी के ताबूत का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से इस ताबूत की तरफ गया और सोचा कि इसमें कोई मुर्दा जिस्म होगा। लेकिन जब मैंने आगे बढ़कर उस ताबूत में देखा तो उसमें किसी के कपड़े पड़े हुए थे और ताबूत में कोई भी मुर्दा जिस्म न था। तो मैं हैरान हुआ कि ये फिर आवाज कहाँ से आ रही है। तो मैंने कमरे के दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई तो कमरे के एक कोने में कोई घुटनों पर सर रखे बैठा हुआ था और जब मैं उसके करीब गया तो मुझे वही 13 साल बच्ची नूर बैठी नजर आई। तो मैं हैरान हो गया कि ये तो मर गई थी और इसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल लाया गया था, तो ये अब कैसे जिंदा हो गई और यहाँ पर क्या कर रही है। एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं उसकी रूह तो नहीं, लेकिन लड़की की तिलावत की आवाज आ रही थी और तिलावत के साथ ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है। मैंने कांपते हुए हाथों से उसके सर पर हाथ लगाया तो एकदम से तिलावत की आवाज रुक गई और उसने एकदम से सर उठाकर देखा। तो जब मैंने उसकी आंखों में देखा उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसका रंग जर्द पड़ा हुआ था और उसके होंठ नीले पड़े हुए थे। मैंने उसकी जब हालत देखी तो वो एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे हाथों को थाम लिया और कहने लगी कि मुझे बचा लें, मैं यहाँ रहूंगी तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं परेशान हो गया और मैंने कहा कि तुम तो मर गई थी और तुम्हें अस्पताल लाया गया था। तो उसने कहा कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा थी, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया उन लोगों की नजर में मैं मर चुकी थी। लेकिन अस्पताल में मुझे अनीसा के वालिद डॉक्टर साहब ने देखा तो वो मुझे अपने घर ले आए। लेकिन अभी भी यहाँ मेरी जान को खतरा है, क्योंकि अनीसा के वालिदैन भी इस मुश्किल में फंस चुके हैं। मैंने उसे हौसला दिया, चुप करवाया और मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और मैं उसे अपने साथ छुपाते हुए घर ले आया। और घर में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए मैं उसे गेस्ट रूम में ले आया और उसे तसल्ली दी और मैंने उसे पानी पिलाया और उसे कहा कि अब मुझे सारी बात बताओ। तो उसने कहा कि जब से आपने हमारे घर आना छोड़ दिया था, अनीसा आपी ने भी अस्पताल जाना छोड़ दिया, तो वो अक्सर उदास रहने लगी।
मैं उनके पास ही सारा दिन रहती थी, तो मुझे उनकी उदासी देखकर दुख हुआ। और एक दिन मैंने उनकी डायरी खोली तो मुझे उनकी उदासी की वजह पता चल गई, क्योंकि डायरी में उन्होंने आपके बारे में काफी बातें लिखी हुई थी और मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो आपको पसंद करती है। इसलिए मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और उन्होंने कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर तुम इस बात का जिक्र इस घर में करोगी तो इस घर के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा, आप तो सारी जिंदगी इस तरह उदास रहेंगी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो वक्ती पसंदीदगी है, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, बस तुम अपने हिफ्ज पर ध्यान दो। इस तरह मैं खामोश हो गई। कुछ दिन के बाद आपके वालिदैन जब आपका रिश्ता लेकर घर में आए तो मैंने उसकी इतला आपी अनीसा को भी दी। तो उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारे खानदान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अनीसा के वालिद डॉक्टर साहब ने आपके वालिदैन को इनकार कर दिया। इस तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन आपी दिन ब दिन उदास होती जा रही थी और आखिरकार डॉक्टर साहब को अपनी बेटी पर तरस आ गया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इस रिश्ते पर हाँ कर देंगे। लेकिन जब इस बात का इल्म आपी के दादा को हुआ तो उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया और तमाम घर वालों को गांव वापस बुला लिया। लेकिन डॉक्टर साहब शहर में ही रह रहे हैं। इन्हें अनीसा आपी की हालत की पूरी इतला मैं देती थी। जो दादा जान ने मेरी बातें सुनी और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मुझे कैद कर लिया और जब उन्हें लगा कि मैं मर चुकी हूँ तो मुझे जंगल में फेंक दिया। जंगल में आए हुए लोगों ने मुझे मुर्दा समझते हुए अस्पताल में पहुंचा दिया। लेकिन अस्पताल में मेरे पोस्टमार्टम के लिए अनीसा के वालिद ने मुझे देख लिया तो उन्हें पता चल चुका था कि मैं मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हूँ। इसलिए वो मुझे अपने घर ले आए और घर में ही मेरा इलाज किया। मैं दिन रात यहाँ तिलावत करती थी कि मेरी इस कैद से जान छूट सके। अनीसा के वालिद को भी उनके दादा ने अपने पास बुलवा लिया। इस तरह उस घर मैं ही अकेली मौजूद थी। आज पता नहीं घर का दरवाजा कैसे खुला हुआ था कि आप आए और मुझे इस कैद से आजाद करवा दिया। जब मैंने नूर की तमाम बातें सुनी तो मुझे उस पर बहुत तरस आया कि उसने किन हालात का सामना किया है। मैंने डॉक्टर साहब से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे राब्ता ना हो सका। मैं उनसे मिलने के लिए उनके गांव चला गया तो गांव जाकर मैंने उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि अगर आप इस वक्त भी अपनी बेटी के बारे में फैसला नहीं करेंगे तो फरसूदा रस्मों रवाज को कैसे खत्म कर सकेंगे। मेरे काफी समझाने के बाद उन्होंने फैसला किया और उन्होंने अपने वालिद के सामने बात कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक रखता हूँ। आप इस मामले में ना बोले। उनको समझाने से दादा के दिमाग में बात समझ में आ गई। इस तरह वो भी इस रिश्ते पर राजी हो गए। अनीसा और मेरे रिश्ते में जो रुकावट थी वो भी खत्म हो गई और नूर की जिंदगी भी बच गई।